हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। मैं वाईजे सर फिनिक्स डिजिटल की दुनिया में अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो कि मैंने कहा एडवांस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम के और वेस्ट किए चलिए आज शुरू कर देते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहली बात देखिए, बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें, क्या है बायोमोलिक्यूल्स। हमारी बॉडी में अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन सब को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सबको मैं कह सकता हूं दीज आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, जब एक रिएक्शन लिखी जाती है ह्यूमन की बॉडी में या किसी लिविंग बीइंग की बॉडी में तो उसे बोला जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होती है? मैंने कहा किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी में जो रिएक्शन होती है, सेल में जो रिएक्शन होती है उसे बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और बायोकेमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं। अब पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? मैंने बोला भाई वो रिएक्शन में रिएक्टेंट के बतौर हो सकते हैं। रिएक्टेंट वो मैंने कहा हो सकते हैं प्रोडक्ट के बतौर, वो हो सकते हैं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बतौर, जैसे कि एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। तो मैंने कहा रिएक्टेंट हो सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो भी मैंने कहा किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी में होने वाली रिएक्शन में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो मैंने कहा भाई देखो, इसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। देन इसमें आ जाते हैं प्रोटीन, प्रोटीन। देन मैंने कहा इसमें आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। और मैंने कहा बहुत सारे अदर एग्जांपल, लाइक मैंने कहा विटामिन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। मेजर पोर्शन जो इस चैप्टर का होगा बच्चों वो रहेगा किसका? मेजर पोर्शन रहेगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, सेकंड नंबर। ठीक है, मेन हम ये डिस्कस करेंगे जो टॉपिक मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोर्शन होगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, यस, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट में शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा यार हाइड्रेट डेरिवेटिव्स, हाइड्रेट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। तो कार्बन के साथ में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आप कनेक्ट करते हैं तो उससे बोलते हैं हाइड्रेट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन। देखिए, जैसे मैंने कहा भाई कार्बन है, कार्बन का नंबर जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, लाइट फ्लक्चुएशन हो रही है। चलिए, फिर भी हमारी टीम है, कैमरा टीम वर्क कर रहे हैं। कैमरे के पीछे के लोग भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कैमरे के सामने के लोग होते हैं। तो मैंने कहा CX एंड यहाँ पे लिखा मैंने H2OY। तो कार्बन का नंबर X है और जो
वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर Y बोल दिया गया। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कार्बन के हाइड्रेट का मतलब क्या है, और ये कार्बोहाइड्रेट का बन गया जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से बाद में कहा गया कि ऐसा भी आप लिख सकते थे CN एंड H2ON। तो CnH2ON ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, जर्नल फॉर्मूला है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा अगर आप ग्लूकोज को देखते हैं, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने कहा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या हेक्सोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो होता है C6H12O6। तो यहाँ पे अगर मैं कह दूं N की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे C6H2O6। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन में कहा गया कि जो नाम है, नाम कैसे बना है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नाम ही गलत है। हाइड्रेट डेरिवेटिव्स का मतलब तो कार्बन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होने चाहिए। अगर मैं ऐसे कह दूं कि चारकोल है, कोयला है, उसके ऊपर आप अगर पानी छिड़क दें तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि चारकोल में भी कार्बन है। तो ऐसा एक्चुअल में सीन नहीं है। एक्चुअल में सीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसमें विवाद की बात करें तो मैंने कहा कि यार एक कंपाउंड है, देखो फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO लिखा। अब भैया यहाँ पे मैंने कहा N की वैल्यू आप देखिए कितनी है, 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखता, ठीक है, तो ये हो जाता कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग CH2O, बट इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, और मैंने कहा ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट की तरह ही चल रहा है, जनरल फॉर्मूले की तरह ही चल रहा है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज बने। चलिए ऐसे ही मैंने कहा भाई और देख लो, चलो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखते हैं। एसिटिक एसिड सेट हो जाएगा। चलिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखा। यहां मैंने कहा भाई कार्बन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, और H2O भी कितने हैं, 2 हैं। तो आप देखेंगे एसिटिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जांपल। ऐसे ही मैंने कहा यार लैक्टिक एसिड सेट हो जाएगा क्या। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट कर दीजिए। आयुपेक नेम क्या होता है, कमेंट कर दीजिए। देखिए मैंने कहा यार ये लैक्टिक एसिड मैंने लिखा है, जो कि दही में, दूध में, बटर मिल्क में होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड। अब इसमें देखो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी लिखी मैंने, 3, क्योंकि 3 कार्बन है। अब कार्बन 3 है बेटे, और मैंने कहा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो मैंने कहा क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, जी नहीं, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो सबसे पहला इश्यू ये आया कि भैया एक तो तुमने कहा कार्बन की हाइड्रेट्स हैं, जो कि रियलिटी में नहीं है, अगर आप कार्बन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ते हैं तब ये नाम पड़ता है कार्बोहाइड्रेट। पहली बात तो वो हो गई। आपको देखना है अगर ऐसा भी एग्जांपल, तो देखो ये सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है, ये सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम कह सकते हैं कायरल कार्बोहाइड्रेट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसमें अल्कोहल ग्रुप है, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड नहीं है। जैसे हम लिखते हैं कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, देखिए समझिए, कॉपर सल्फेट .5H2, तो क्या लिखते हैं इसका नाम, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो मैंने कहा भाई ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड हैं क्रिस्टलाइन वाटर के फॉर्म में, वैसा कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं है, तो नाम गलत है। फिर कहा गया ये ऐसे एग्जांपल लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो भैया इनका फॉर्मूला है जो, ठीक है, वो किसके जैसा है, कार्बोहाइड्रेट के जैसा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे कि डीएनए शुगर। डीएनए शुगर कौन सी होती है भाई, कमेंट करके बता दीजिए।
डीएनए में जो शुगर होती है, मैंने कहा वो होती है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, अभी मैं इसका इतना ही नाम लिख रहा हूं, आगे डिस्कशन में हम देखेंगे, एक्चुअल जब क्लाइमेक्स पे आ जाएगा चैप्टर तो इसका नाम है बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोज। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज में क्या, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन निकल गया, ये पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज यानी 5 कार्बन वाली शुगर होती है। ठीक है, तो अब अगर मैं ऐसे ही रैंडम इसका लिख दूं कि भैया ये 5 कार्बन शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप है, देन मैंने कहा यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे इसके पास में ऑक्सीजन नहीं है, और उसके बाद में रेगुलर अरेंजमेंट है, चलो ठीक है ऑक्सीजन है सब पे, एंडिंग ग्रुप CH2OH है। अब भैया जी इसका आप देखिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है, मैंने कहा कार्बन 5 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, मैंने कहा 3 3 2 5 2 7 7 2 9 और 1 10, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है। तो नाइदर इन CXH2OY नॉर इन CnH2ON, इन दोनों ही फॉर्मूले में ये सेट होता नहीं है। हैंस वी कैन से कि भैया कार्बोहाइड्रेट नेम चलेगा नहीं हाइड्रेट ऑफ कार्बन मानते हुए। ठीक है, तो तीनों ही जो मैंने एग्जांपल दिए उसके बाद में कहा गया कि क्या मॉडर्न डेफिनेशन होनी चाहिए। मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की जो आज मानी जाती है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी कि अब आप समझ लीजिए, पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, एक से ज्यादा होने चाहिए, मोर देन वन। क्या, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप्स, मोर देन 1 OH ग्रुप्स होने चाहिए, एक से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप्स होने चाहिए। तो एक से ज्यादा कितना होगा, 2 3 4 आगे जितने भी आप लेने हैं। ठीक है, फिर कहा कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब भैया जी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो बात कर रहे हैं, तो कार्बोनाइल कंपाउंड या तो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, और या फिर क्या होगा दोस्तों, कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। डन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन, तो मैंने कहा एक से ज्यादा तो क्या मिलेंगे आपको, OH ग्रुप्स मिलेंगे, और साथ में मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो होगा एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट के। तो मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स होते हैं, याद रखिएगा हमारी बॉडी में, किसी भी लिविंग बॉडी में मेन जो एनर्जी का सोर्स है, जो ATP मॉलिक्यूल रिलीज करता है बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बाय रेस्पिरेशन, तो मैंने कहा वो है कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी, हमारी जो फ्यूल जो रिक्वायर्ड है बॉडी को, वो मेन फ्यूल है ग्लूकोज। पूरा बॉडी हमारा ग्लूकोज पे ओरिएंटेड है। ग्लूकोज जब तक है ब्लड में, ठीक है, जब तक उसकी सप्लाई हो रही है ग्लूकोज की हर टिश्यूज में और साथ में मैंने कहा सेल्स में, ऑर्गन्स में, तब तक बॉडी प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा भाई ये इंट्रोडक्शन तो हो गया, फिर से सुन लीजिए। पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एक बार फिर से मैं पहले 2 आपके सामने एग्जांपल लिख देता हूं, जिनमें पहले यानी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है कार्बोहाइड्रेट्स के। ये सबसे पहली एल्डिहाइड है, आप देख सकते हैं कंडीशन पूरी हो रही है, मोर देन 1, 2 OH है इसमें। ठीक है, और मेन फंक्शनल ग्रुप यहां पे एल्डिहाइड है, इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड। और देखिए पहला कीटोन भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। कीटोन जब मैं आपके सामने लिखूंगा तो इसमें कायरल कार्बन नहीं होगा। ये पहला पेरेंट है जो कि अकायरल है, दोनों पेरेंट है, एक कह सकते हैं माँ है, एक कह सकते हैं बाप है, एक कायरल है, दूसरा कायरल नहीं है। ठीक है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। इसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन,
डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो आपको दिख ही रहा है एसीटोन ही है, इसमें दो OH आ गए, तो कंडीशन फिर से पूरी हो रही है। मैंने कहा देखो आपके पास में 2 OH है और मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट कायरल कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें आ जाएगा एग्जाम्पल कौन है, ग्लिसरैल्डिहाइड। और कहा जाए फर्स्ट अकायरल कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें एग्जाम्पल आएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसके कई सारे बेसिस हैं। जैसे मैंने कहा भाई, सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोलाइसिस पे बेस कर दूं, हाइड्रोलाइसिस बेसिस पे, ठीक है, चलिए यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वो टूटता है या नहीं टूटता है। तो इसकी अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी बन जाएगी। सबसे पहली कैटेगरी, जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है उन्हें बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। फिर मैंने कहा जिनके हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें, ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं इन्हें, ओलिगोसैकेराइड्स। और तीसरी कैटेगरी में मैंने कहा वो आएंगे जिनके हाइड्रोलाइसिस से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उन्हें कहा जाएगा पॉलीसैकेराइड्स। चलिए तो मैं बारी बारी से आपको डिस्कस कर देता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स में हमें ये तीनों ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी मोनोसैकेराइड्स, नो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, इनका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है। अरे भैया, अगर माला होगी मोतियों से बनी हुई तभी तो उसको तोड़ोगे, सिंगल मोती है तो क्या तोड़ोगे। मोनो का मतलब ही एक ही है, तो सिंगल यूनिट है तो हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है। हाइड्रोलाइसिस तो तब होता है जब आपके पास में कम से कम 2 चीजें आपस में कनेक्टेड हों। क्लियर है, नो हाइड्रोलाइसिस। अब मोनोसैकेराइड्स जो है, इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, ये स्वाद में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, चलो स्वीट होते हैं टेस्ट में। और मैंने कहा भाई ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, वाटर सॉल्यूबल, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। देन मैंने कहा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। फिर मैंने कहा इनका कलर वाइट होता है, ठीक है, और मैंने कहा ये सारी बातें इनके बारे में हो गई। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो देखो भैया, कम से कम कार्बोहाइड्रेट, क्वेश्चन है छोटा सा, कम से कम कार्बोहाइड्रेट होने के लिए कितने कार्बन चाहिए, तो मैंने कहा 3 कार्बन से शुरू होता है। 3 होंगे तो उसे बोलेंगे ट्रायोज, 4 हो जाएंगे तो उसे बोल देंगे टेट्रोज, 5 कार्बन हो जाएंगे मित्रों तो क्या कहेंगे उसे, पेंटोज, 6 कार्बन हो जाएंगे तो हेक्सोज। ठीक है, इस तरीके से इनके एग्जाम्पल। अब हेक्सोज के एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं क्योंकि मोनोसैकेराइड में हमें ये डिस्कस करने हैं। हेक्सोज में जैसे हम पढ़ेंगे चैप्टर में पूरा अच्छे से ग्लूकोज को, देन मैंने कहा थोड़ा ब्रीफिंग में डिस्कशन करेंगे फ्रक्टोज का, ठीक है, और ऐसे मैंने कहा एक और है गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये मैंने कहा मैनोज भी ऐसे काफ़ी सारे, लेकिन मैंने कहा मेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आया ओलिगोसैकेराइड। अच्छा, सैकेराइड जो वर्ड है इसका मतलब होता है शुगर। शुगर का मतलब ही मीठा है भाई। शुगर का मतलब हमारी एवरीडे लाइफ में ह्यूमन के लिए तो शुगर का मतलब ग्लूकोज है। ठीक है, हमारे ब्लड में कौन सा शुगर है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो मैंने कहा सैकेराइड वर्ड का मतलब है शुगर। अब यहां पे ओलिगो वर्ड का मतलब क्या है, ओलिगो का मतलब है फ्यू। अब देखो इनका हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल, हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल मतलब हाइड्रोलाइसिस तो होगा, यस, लेकिन कितनी यूनिट्स मिलेगी, तो कहा फ्यू, कुछ यूनिट्स मिलेगी। कितनी यूनिट मिलेगी आपको, मोनोसैकेराइड की 2 से 10, 2 से 10 यूनिट्स आपको मिलेगी। किसकी, मोनोसैकेराइड्स की, मोनोसैकेराइड्स की। तो इनकी सच्चाई ये है, इनकी सच्चाई क्या है
कि ये मोनोसेकेराइड्स की 2 से 10 यूनिट जो आपस में कनेक्ट होती है तो एक कम मोतियों की माला बनती है। मैंने कहा एक माला है जिसमें 2 से 10 ही मोती हैं, ठीक है, तो वो ये है। अब मैंने कहा यार अपने सिलेबस में क्या है इनमें से, अपने सिलेबस में है इनमें से, अच्छा ये भी वो सब होते हैं, ये भी मीठे हैं, जी हाँ डेफिनेटली मीठे होते हैं, स्वाद में स्वीट होते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। फिर मैंने कहा और क्या है, मैंने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कलर कैसा है भाई, वाइट है। ये सब बातें इनके साथ भी है। अब इसमें मैंने कहा अपने काम की चीज है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स। और बच्चों देखिए डाइसैकेराइड्स में मैंने कहा आपको 3 डाइसैकेराइड पढ़ने हैं, याद रखिएगा, एकदम ट्रिक बताएंगे सब चीज की। देखिए डाइसैकेराइड में आपको 3 डाइसैकेराइड डिस्कस करने हैं। मैंने कहा पहला है माल्टोज, फिर उसके बाद में दूसरा है लैक्टोज और तीसरा है सुक्रोज। ये 3 डाइसैकेराइड हमें डिस्कस करने हैं। चलिए इंट्रोडक्शन चल रहा है, क्लासिफिकेशन चल रहा है। पॉलीसैकेराइड्स का, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, बहुत सारे। बात करूं मैं सीधी, खूब सारे मोनोसैकेराइड मिलते हैं, यानी ये पॉलीमर्स हैं, ये पॉलीमर्स है भाई। और मैंने कहा जर्नली ये हाइड्रोलाइज तो हो जाएंगे, यस हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस बट इनसॉल्युबल, पानी में डिसॉल्व नहीं होते जनरली, ये इनसॉल्युबल इन वाटर। फिर मैंने कहा भाई ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, मीठे वगैरह नहीं होते हैं ये। और ये अमॉर्फस होते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट बात, ये अमॉर्फस होते हैं। पॉलीमर्स जनरली अमॉर्फस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल की, तो देखिए मैंने कहा यहां पे पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपसे। पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल जो हमें पढ़ने हैं वो ही लिखूंगा सिर्फ। तो मैंने कहा पहला है सेलुलोज, दूसरा है स्टार्च और तीसरा है ग्लाइकोजन, ठीक है, जिसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं देखो आपको सीधी बात बता दूं, मैंने कहा हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट थे, मोनोसैकेराइड्स, देन उसके बाद में ओलिगोसैकेराइड्स एंड देन उसके बाद में पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड में हमें 2 पढ़ने हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देन मैंने कहा ओलिगोसैकेराइड में स्पेशल कैटेगरी डाइसैकेराइड, उसमें हमें 3 पढ़ने हैं, कौन कौन से, तो मैंने कहा माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है। और पॉलीसैकेराइड में भी हमें 3 पढ़ने हैं, ठीक है, जिनमें कौन कौन से हैं, तो मैंने कहा स्टार्च है, सेलुलोज है एंड ग्लाइकोजन है, ठीक है। ये अपने को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब कहा गया रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो भैया जी देखिए, रिड्यूसिंग शुगर के पास में फ्री कार्बोनाइल ग्रुप होगा, फ्री कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो मैंने कहा रिड्यूसिंग शुगर है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है, मैंने कहा इनके पास में फ्री कार्बोनाइल ग्रुप एब्सेंट होता है, फ्री कार्बोनाइल ग्रुप, मैंने कहा CO या CHO ग्रुप जो है वो नहीं पाया जाता है, तो इन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ऐसे कुछ टेस्ट हैं जो रिड्यूसिंग शुगर देगी और नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं देगी। जैसे मैंने कहा अगर आपके पास में फ्री कार्बोनाइल ग्रुप है तो एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन जो है वो रिड्यूसिंग शुगर शो करती है, ठीक है। और भी ऐसे कुछ टेस्ट हैं, जैसे मैंने कहा भाई हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनाना, टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये सब टेस्ट आपको मालूम है एल्डिहाइड के टेस्ट है।
ये टेस्ट तभी मिलेंगे जब आपके पास में एल्डिहाइड ग्रुप फ्री प्रेजेंट हो, ठीक है। तो मैंने कहा जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो म्यूटा रोटेशन शो करता है, टॉलन टेस्ट देता है, हाइड्रेजोन बनाता है, हाइड्रोजन से 2,4-DNP टेस्ट देता है, ये सब वो करता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, रिड्यूसिंग शुगर के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैंने कहा भाई सब रिड्यूसिंग ही है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको फोकस करके बताऊं डाइसैकेराइड पे, तो मैंने कहा देखिए माल्टोज, माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज, लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल बहुत रेयर है, तो याद रखिएगा ये डाइसैकेराइड के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुक्रोज जो है, चीनी जो हम घर पे काम में लेते हैं, ठीक है, वो एक, ये केन शुगर की बात कर रहा हूं, केन शुगर जो है सुक्रोज, वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तीनों ही ये क्या है, डाइसैकेराइड है। तीनों का ही फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन आ गया। उससे पहले मैं एक क्लासिफिकेशन और आपको बता दूं। मैंने कहा भाई मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। मेन फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है एल्डोज, और मेन फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है कीटोज। देखिए फिर कार्बन के अकॉर्डिंग मैंने कहा भाई आपके पास में 3 कार्बन है, कम से कम 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो उस हिसाब से मैंने कहा इनके नाम क्या हो जाएंगे। देखिए उस हिसाब से इनके नाम हो जाएंगे, मैंने कहा एल्डो ट्रायोज, एल्डो 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोज, 5 तो क्या हो जाएगा बेटा, एल्डो पेंटोज, 6 होंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन होंगे तो मैंने कहा हो जाएगा नाम एल्डो हेक्सोज। अब समझ लीजिए इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। और मैंने कहा सबसे पहला इनकी मम्मी कौन है, एल्डो ट्रायोज इनकी मम्मी है, जिसका कॉमन नेम, फेमस नेम है ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है जी। ऐसे ही 4 कार्बन वाले जो हैं याद करिए, मैंने आपको स्टीरियो में पढ़ाया था, एरिथ्रोज एंड थ्रियोज, आपको पढ़ाया था मैंने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, थ्रियो इरिथ्रो, ठीक है, ऑप्टिकल में पढ़ाया था। एल्डोपेंटोज में मैंने कहा डीएनए शुगर, आरएनए शुगर, तो मैंने कहा चलिए कौन सी होती है, राइबोज, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये इसमें आते हैं डीऑक्सी राइबोज। और मैंने कहा मेरे मित्रों, सखा बंधुओं, एल्डो हेक्सोज में अभी आपको बताया था, मैंने कहा कौन आएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज मेनली यहां आएगा, ओके। चलिए कीटोज में मैं सीधी बात एक ही एग्जांपल दूंगा आपको, 6 कार्बन वाला, जिसको बोल देंगे कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज। और इसमें एग्जांपल आता है किसका, दैट इज मैंने कहा स्वीटेस्ट शुगर, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ओके। तो फ्रुक्टोज एक कीटोहेक्सोज है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे ये बात कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही हेक्सोज हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, तो इन दोनों में कौन सी आइसोमरिज्म है, कुछ याद आ जाए तो जल्दी से। चलिए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सी आइसोमरिज्म है, उन दोनों में है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ठीक है। एक एल्डिहाइड दूसरा कीटोन है। अब ग्लूकोज का इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं स्ट्रक्चर फटाफट से। तो मैंने कहा भाई ये लो, ये वो दौर था जब साइंटिस्ट को पता नहीं था कि भैया ग्लूकोज में क्या क्या स्पेशलिटी है, तो एक एक करके स्टेप खोदेंगे, आगे बढ़ेंगे और खुद को साइंटिस्ट मानते हुए हम काम करेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहली बात, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ग्लूकोज की एक रिएक्शन है C6H12O6, मैंने पहली रिएक्शन लिखनी शुरू कर दी है। इसका रिडक्शन कराया गया रेड फॉस्फोरस
ये जो रिएक्शन बोलूं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रेड फास्फोरस प्लस HI, और मैंने कहा क्या करवा रहे हैं भैया, रिडक्शन करा रहे हैं। HI सबका बाप है। हमने पढ़ा रिडक्शन चार्ट, अगर HI से रिड्यूस कराओगे तो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अल्कोहल हो, वो सबको लास्ट में ले जाके हाइड्रोकार्बन में पटकता है। तो यहाँ हमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा C6H14, और इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया कि ये क्या है, ये है नॉर्मल हेक्सेन यानी स्ट्रेट चेन हेक्सेन। तो क्या इससे कॉन्क्लूजन निकला, कॉन्क्लूजन ये निकला भैया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड हैं। ग्लूकोज कंटेन्स 6 कार्बन स्ट्रेट चेन। डन। ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है। यह सबसे पहला कॉन्क्लूजन निकला। चलिए इतना तो पता चल गया कम से कम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन। अब भैया जी ग्लूकोज की रिएक्शन करा गई, रिएक्शन विथ HCN। भैया HCN से रिएक्शन आपको याद आ जानी चाहिए। हमने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर खत्म किया था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि HCN का एडिशन होता है कार्बोनाइल ग्रुप पे, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए मैं बात करूंगा सीधी, ना घुमा फिरा के। ग्लूकोज एक आपको मालूम है कि जब कार्बोहाइड्रेट है तो उसके पास में कार्बोनाइल ग्रुप तो होना चाहिए। तो रिएक्शन लिख रहे हैं हम, ठीक है। क्या रिएक्शन होगी देखिए, ये ग्लूकोज का हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और मैंने कहा इसकी रिएक्शन आपने कराई HCN के साथ। HCN लिखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है भैया। देखो NaCN और उसके बाद में H+ भी लिखा हुआ हो सकता है, NaCN और उसके बाद में H+, ठीक है। तो मतलब एक ही है कि आपको ऐड कर देना है किसको, H+ एंड CN- को। H+ इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। H+ जुड़ेगा ऑक्सीजन पे तो यहाँ ग्रुप डेवलप हो जाएगा CHOH, पहले से 4 है, एक और बढ़ जाएगा, और CN जुड़ जाएगा कार्बन पे, साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो CHOH कितने हो गए टोटल 5, और मैंने कहा एंडिंग ग्रुप CH2OH, ठीक है। तो मैंने कहा ये बन गया मित्रों ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब इससे क्या प्रूव हुआ, अगर HCN के साथ में रिएक्शन कर रहा है ग्लूकोज और एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, इट मींस ग्लूकोज कंटेन्स, कॉन्क्लूजन क्या निकला, कॉन्क्लूजन ग्लूकोज कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप, यानी ग्लूकोज के पास में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, कार्बोनाइल ग्रुप तक पहुंच गए हैं। अब कार्बोनाइल ग्रुप की बात आ गई तो भैया कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है ये चेक कर लेते हैं। तो भैया जी मैंने कहा ग्लूकोज का कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा ग्लूकोज का करा देते हैं, चलो ऑक्सीडेशन। अब देखो भाई ऑक्सीडेशन में आपको मालूम है, ऑक्सीडेशन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है बेटे, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, क्योंकि एल्डिहाइड के पास CH बॉन्ड होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो एल्डिहाइड्स कौन कौन से वो टेस्ट देती है, ये आपसे बहुत बार डिस्कस हुआ है। मैंने कहा टॉलन टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, सिफ टेस्ट 5 है। पंजा खोल लीजिए, मैंने आपको बताया हमेशा 5 ऐसे टेस्ट है जो एल्डिहाइड देती है ऑक्सीडेशन वाले, कीटोन वो टेस्ट नहीं देते हैं। तो ग्लूकोज में भी अगर ऐसा कुछ है तो हमें यहाँ से एल्डिहाइड का कॉन्क्लूजन निकल के आ जाएगा, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। लेट्स प्ले। तो ये जो टेस्ट है ये मैं कराने जा रहा हूँ ब्रोमीन वाटर से, याद रखिए टेस्ट में कराने जा रहा हूँ ब्रोमीन वाटर से। देखिए ग्लूकोज के पास
क्या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा। बात करूं मैं सीधी, ये लीजिए, ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर विच इज अ माइल्ड ऑक्सीडेंट। ब्रोमीन वाटर क्या है बेटे? एक माइल्ड ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडाइज कर दिया ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप। चलिए, और मैंने कहा एंड प्रोडक्ट जो है वो बना कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। तो क्या कॉन्क्लूजन निकला? मैंने कहा कॉन्क्लूजन निकला ग्लूकोज कंटेन्स CHO ग्रुप। लो भैया, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक हमें पता चल चुका ग्लूकोज में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, साथ में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप भी कौन सा है? तो मैंने कहा एल्डिहाइड है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं OH ग्रुप्स की, एल्कोहल ग्रुप्स की। तो चलो ग्लूकोज का एक और टेस्ट देखते हैं, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन आपको मालूम होना चाहिए, इंसर्शन होता है, इंसर्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। और मेरे बच्चों, मैंने आपको ये बात बहुत बार बताई है कि एक्टिव H की रिएक्शन है, जिसके पास ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव H हो या मैंने कहा एसिडिक हाइड्रोजन हो, वो जो है वो एसिटाइल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा। तो ग्लूकोज के पास में अल्कोहल ग्रुप है, अगर उसके पास अल्कोहल ग्रुप है यानी एक्टिव H है तो उसका एसिटाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्लूकोज के पास में क्या OH ग्रुप हैं और अगर हैं तो कितने हैं। चलिए, तो मैंने कहा ग्लूकोज का एसिटाइलेशन मैं करा रहा हूं और मैंने लिए हैं एसिटाइलेशन रिएजेंट लिया है एसिटाइल क्लोराइड। आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो एक्चुअल में इसके 5 मोल काम में आते हैं। तो रिएक्शन होगी 1:5, यहां से Cl गया और OH ग्रुप से एक्टिव H जाएगा यानी HCl निकल जाएंगे 5 मोल। अब आप कहोगे सर ये 5 मोल का क्या लफड़ा है, क्या चक्कर है? भैया देखो, आपको मोल कंसेप्ट के साथ में जोड़ देता हूं। अच्छा, एसिटाइल ग्रुप को शॉर्ट में AC लिख सकते हैं। ठीक है जी, AC लिख सकते हैं। और मैं कह रहा था, क्या कह रहा था मैंने कहा मोल कंसेप्ट के साथ जोड़ देता हूं। ये जो 5 HCl के मॉलिक्यूल निकले हैं ना, इनको तुम आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, कितने मोल क्या है ये सब। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कैसा PPT आ जाता है बेटे, आपको याद आ जाएगा कि नहीं? कर्डी वाइट PPT। तो ये आगे जाके मैंने कहा PYQs एडवांस के क्वेश्चन ये सब इससे लग सकते हैं। तो मैंने कहा 5 मोल कैसे रिलीज हुए, वो AgCl PPT को चेक करके बताया गया। ठीक है, कि 5 मोल AgCl आपको मिलता है 1 मोल ग्लूकोज से ये रिएक्शन होने पे। ठीक है, तो मैंने कहा इसको बैलेंस कर दिया। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलेंगे पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव। पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, और इसे क्या कह सकते थे? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। डन। तो भैया ये ग्लूकोज का एक एस्टर बन गया है, पेंटा एसीटेट। तो भैया कॉन्क्लूजन क्या निकला? कॉन्क्लूजन निकला कि ग्लूकोज के पास क्या है मित्रों, सखा बंधुओं? ग्लूकोज कंटेन्स 5 OH ग्रुप्स। ग्लूकोज के पास 5 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हैं। यहां तक अभी अपन आ गए हैं। अब देखिए मजा। अब मैंने कहा एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर देते हैं फिर से। मैंने कहा भाई कितने हो गए रिएक्शन? 5 हो गई, 4 हो गई। चलो एक और करते हैं, 5वीं। मैंने कहा ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। भैया जी देखो, अब ये नाइट्रिक एसिड का क्या लफड़ा आ गया, क्या लक्षण है, तो मैंने कहा भाई नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये भाई ये ग्लूकोज में क्या गुल खिलाएगा, चलिए देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलेगा। ये सब रिएक्शंस एनसीईआरटी बेस्ड है और मैंने कहा भाई इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा ना। यार आज चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फोकस करिएगा, नोटबुक और पेन लेके बैठे होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा भाई यहां पे अब फोकस ये करिए, मैंने कहा ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, ये दिख रहा है आपको प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, और ये एल्डिहाइड है। नाइट्रिक एसिड जो है वो मैंने कहा दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। HNO3 लिखा हुआ है एरो पे, ऑक्सीडाइज कर देगा दोनों को। और किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, एल्डिहाइड का तो सीधा ही हो गया, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर दिया, सेकेंडरी को नहीं करता, ठीक है, सेकेंडरी को नहीं करता है, प्राइमरी को कर देता है। तो ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कैसा है ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और इससे कंक्लूजन निकला कि भैया ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, वो पहले भी देख चुके हैं, एंड 1 और उसमें एक जो है 1 डिग्री OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो एक 1 डिग्री OH ग्रुप है, ऑटोमेटिक सेटिंग हो गई कि बाकी जो बचे हैं, बाकी जो उसके पास में 4 OH ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, वो मैंने कहा सेकेंडरी OH ग्रुप्स हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप्स हैं। ये अभी तक सारे कंक्लूजन का इकट्ठा किया हमने। ग्लूकोज में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है, 5 अल्कोहल ग्रुप है, और 5 में से 4 जो है सेकेंडरी है और एक क्या है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। इतना सब ग्लूकोज के बारे में जानने के बाद में भैया अब बोला गया कि देखो भाई, अगर आप इसको अरेंज करते हो, सेटलमेंट इसका देखते हो मॉलिक्यूल का, मैंने कहा 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, फिर आप नंबरिंग कर दो कि इधर से भी ये लो, नंबरिंग कर दी, फिर कहा मेन फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है, ये लो, फिर कहा कि बाकी सब पे OH कनेक्टेड है, ये लो, लिख दिया भाई। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा अब देखो, आपको एक चीज अब दिखाई देनी जरूरी है, और वो क्या है, वो मैंने कहा भाई ये कार्बन कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। तो ग्लूकोज कंटेनिंग 4 कायरल कार्बन, ग्लूकोज के पास 4 कायरल कार्बन होने चाहिए, या मैं ऐसा कहूं ग्लूकोज को मारो गोली, हम ये कहेंगे एल्डोहेक्सोज है। अगर आपके पास में है एल्डोहेक्सोज तो उसके N की वैल्यू 4 होती है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री बड़ा मजा देती है ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर कितना होता है, फॉर्मूला जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैंने कहा फॉर्मूला है 2 to the power n, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 to the power 4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 16। 16 आइसोमर बनेंगे, सोचिए 16 आइसोमर का मतलब हो गया 8 इनेंशियोमर पेयर्स, इनेंशियोमर पेयर्स, मैंने कहा 8 जोड़े बनेंगे, और उन 8 जोड़ों में से एक जोड़ा जो है वो ग्लूकोज वाला है, ये समझ लो, एक जोड़ा जो है वो ग्लूकोज वाला है, और उन जोड़े में से भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो हमारे ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट है। अब मैं लिख रहा हूं उसका फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन जो मेरे ब्लड में है, आपके ब्लड में है, ब्लड शुगर जिसे कहते हैं, उसका फिशर प्रोजेक्शन हम देखने जा रहे हैं। किसका,
फीसर प्रोजेक्शन ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड शुगर कह सकते हो। इसी को और क्या कहा जाता है, इसे डेक्सट्रोज कहा जाता है, डेक्सट्रोज। इसे ही कहा जाता है डी ग्लूकोज। प्लस जो मैंने लिखा है उसका भी समझाऊंगा बात आपको, वो तो रोटेशन है स्पेसिफिक। ये डी जो है ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, डी ग्लूकोज। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। मैंने कहा मित्रों सखा बंधुओं देखो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन, ध्यान से देखिएगा, फीसर प्रोजेक्शन लिखेंगे 6 कार्बन स्ट्रेट चेन मार्किंग अप टू डाउन, मार्किंग अप टू डाउन। अब मैंने कहा मेन फंक्शनल ग्रुप एट द टॉप, और अब जो ये कायरल कार्बन हैं 4, इनका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको कोड दे रहा हूं, याद रखिएगा कि वाईजे ने कोड बताया था। मैंने कहा इनका कोड है RLRR, खत्म। RLRR जो है वो OH की रिस्पेक्ट में राइट लेफ्ट राइट राइट, खत्म। चलिए तो मैंने कहा भाई RLRR एंडिंग ग्रुप CH2OH। अब देखिए ये जो हमने स्टीरियो पढ़ा जीओसी में, स्टीरियो जो पढ़ा आइसोमरिज्म में, जब स्टीरियो पढ़ा उस समय आपसे डिस्कस किया था मैंने बोला था कि भैया एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम आया था DL, और एब्सोल्यूट में यानी आयुपेक जो सिस्टम आया था वो आया था RS। तो यहां कार्बोहाइड्रेट्स में आज भी DL सिस्टम यानी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ही कंसीडर किया जाता है। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या बताया था आपको कि जो लास्ट कायरल कार्बन है, लास्ट, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार आएगा, लास्ट कायरल कार्बन, उसके ऊपर आपको देखना है OH ग्रुप की पोजीशन क्या है। OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कैपिटल D। क्लियर है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कैपिटल D। देन मैंने कहा भाई अब देखो ये अलग चीज है जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ग्लूकोज का ये जो मॉलिक्यूल है जिसे मैं कह रहा हूं ब्लड शुगर है, जिसे मैं कह रहा हूं ब्लड शुगर है, ये लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज, इसीलिए इसे कहा गया प्लस, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, तो बाहर वाला कैपिटल D क्या है, बाहर वाला कैपिटल D तो कॉन्फ़िगरेशन है, ब्रैकेट में जो स्मॉल d लिखोगे, प्लस या स्मॉल d लिखोगे, वो रोटेशन बताता है इसका, और नाम है इसका ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन, इसका सिंबल है अल्फा लैम्डा T डिग्री सेल्सियस। लैम्डा का मतलब वो लाइट बीम जो आपने डाली उसका वेवलेंथ, T डिग्री सेल्सियस प्रैक्टिकल का टेम्परेचर, और पोलरीमीटर वो एपरेटस है जिससे आप स्पेसिफिक रोटेशन चेक करते हैं। तो ओपन चेन ग्लूकोज जो है या हमारी ब्लड शुगर जो, उसका स्पेसिफिक रोटेशन मैंने कहा पहली बात तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी क्लॉकवाइज 52.4 डिग्री होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मैं फीसर पोजीशन एक और तरीके से लिखता हूं जिसमें कार्बन नहीं लिखेंगे, सीधा क्रॉस लगाएंगे। तो मैंने कहा भाई जितने आपके पास में कायरल कार्बन है उतने आप क्रॉस लगा दीजिए मेन फंक्शनल ग्रुप टॉप पे, मार्किंग अप टू डाउन, एंडिंग ग्रुप CH2OH, और आपके पास में 4 कायरल कार्बन है। मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन RHS LHS RHS RHS। तो मेरे प्यारे कबूतरों ये हो गया ग्लूकोज का, ओपन चेन ग्लूकोज का, ब्लड शुगर का फीसर प्रोजेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोसेक्राइड्स में हम चल रहे हैं, ठीक है भाई साहब। मोनोसेक्राइड में अब आ जाते हैं ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा कि एक रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें अल्कोहल ऐड होता है किस पे जाके, कार्बोनाइल ग्रुप पे, और हेमी एसिटेल बनता है। थोड़ा सा ये रिएक्शन रिकॉल कर लीजिए।
थोड़ा सा ये रिएक्शन रिकॉल कर लीजिए। तो पहला सेशन चल रहा है अपना ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर करके कंप्लीट। उसके बाद में मैंने कहा देखते हैं आगे कितना और टाइम अपन ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट कम से कम अपन 10 से 15 मिनट का सेशन और खत्म करते हैं ना आज का। चलिए, तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, देखिए इसमें क्या बोला मैंने कहा भाई सबसे पहले तो फिशर प्रोजेक्शन लिख दो ओपन चेन का। अच्छा पहले भाई वो जो रिएक्शन मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो बता दूं। मैंने कहा क्या रिएक्शन थी, ये देखिए आपके पास में है कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बोनाइल ग्रुप एक डायपोल है, हम पढ़े हुए हैं एल्डिहाइड कीटोन। देखो ये चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से सीधा रिलेट करता है। रिएक्शन किसके साथ है? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल में आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोफाइल है अल्कोक्साइड, और H+ इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या कहोगे? मैंने कहा मैकेनिज्म कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और भैया ऐड कर दो पाई बॉन्ड पे, पोलर पाई बॉन्ड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने कहा ऑक्सीजन पे जुड़ा H और भैया कार्बन पे जुड़ा OR। ये आधा ईथर है और आधा अल्कोहल है, इसीलिए इसे बोला जाता है हेमी एसिटेल। अगर एल्डिहाइड से तो हेमी एसिटेल, अगर कीटोन से है तो इसे बोला जाएगा हेमी कीटेल। हेमी एसिटेल और हेमी कीटेल, ये रिएक्शन थी। ठीक है, फिर आगे एक स्टेप और कराते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होता है और फिर एसिटेल या कीटेल बन जाती है। OH को हटा के कंप्लीटली ये ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी इसी रिएक्शन में फोकस करना है, सिर्फ ये पहला स्टेप। देखिए अब आता है ग्लूकोज पे। तो भैया ग्लूकोज में 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, आपने नंबरिंग कर दिया ऊपर से नीचे बड़े प्यार से ना। बहुत प्यारा चैप्टर है ये। मैंने कहा कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं दिल को छू जाते हैं, उनमें से एक चैप्टर ये भी है। इसके क्वेश्चन लेकिन ऐसे हैं, करने में बड़ा मजा आएगा PYQ जब हम लगाएंगे। देखिए ये रहा कार्बोनाइल ग्रुप, मैंने चार्ज लगा दिया भाई। फिर वो एक ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन RHS, LHS, RHS, और ये जो 5 नंबर वाला है ना OH ग्रुप, इसको मैंने खोल दिया क्योंकि अब यहां पे मैंने कहा भाई यहां पे तो दोनों चीजें प्रेजेंट है। आपके पास में आग भी है और फ्यूल भी है। ग्लूकोज के पास क्या क्या है बेटे? ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, वो भी 5-5। इसको किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ये भाई अपना काम खुद ही निकाल लेगा। ठीक है, तो यहां इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसी वजह से यहां हो जाएगा साइक्लाइजेशन। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, वो ही हमें देखनी है। लेट्स प्ले। तो मैंने कहा भाई मेरे देखो यहां से H+ जाएगा, H+ इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल, किस पे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन पे, और ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा कार्बन से, तो एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन जाएगी। देखिए फिर से मैंने कहा भाई 1 2 3 4 ऊपर से नीचे नंबरिंग कर दिया आपने। कनेक्ट वन नंबर विथ 5 नंबर। ये देखिए अब देखो मजे की बात, ये नए नए पैदा हुए अभी आए हैं दुनिया में। 1 नंबर कार्बन जो पहले एल्डिहाइड था, अब ये भी कायरल हो गया। अब ये कह रहा है भाई साहब हम भी कायरल हूं। अब इस कार्बन का नाम हुआ एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, फीलिंग नहीं आ रही यार, ए से लिखें क्या? चलो एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। और मैंने कहा इसके 2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। फिर से वही बात, राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड आता है मित्रों, सखा बंधुओं, तो इस ग्लूकोज का नाम हो जाएगा अल्फा डी, और मैंने कहा रोटेट करेगा या लाइट को क्लॉकवाइज, अल्फा D+ ग्लूकोज। बाकी सारी बातें वैसी है। देखो मैंने कहा R L R और उसके बाद में H H एंड CH2OH। तो मैंने कहा ये
अभी फिर समझ लीजिए, ग्लूकोज में साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन नंबर 5 OH ग्रुप एंड एल्डिहाइड. सो एल्डिहाइड कार्बन गोज टू कायरल and it is newly developed chiral carbon that is called anomeric carbon. क्या कहते हैं इसको? Anomeric carbon कहते हैं. It contains two configurations. If OH group present on right hand side, so we can say it is alpha D glucose, and if it is left hand side present, so it is called beta D glucose. चलिए एक बार और लिखते हैं दोनों का फीसर प्रोजेक्शन. Yes. So I am saying 6 carbon straight chain. 6 कार्बन स्ट्रेट चेन मार्किंग. देखो एकदम स्टेप वाइज काम है, मक्खन है ये चैप्टर, तो इसमें स्टेप वाइज काम है सारे. मार्किंग अप टू डाउन, कनेक्ट 1 नंबर. अच्छा एक चीज और, ये जो मैं बार बार ये फीसर प्रोजेक्शन लिख रहा हूं, साइक्लिक का एसाइक्लिक का, याद रखिएगा साइक्लिक का फीसर प्रोजेक्शन लिखना आप सीखेंगे तभी हार्वर्ड स्ट्रक्चर बना पाएंगे. हार्वर्ड स्ट्रक्चर इज टोटली बेस्ड अपॉन फीसर प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर. ठीक है जी. चलिए, कनेक्ट 1 नंबर विथ 5 नंबर. और मैंने कहा भाई दिस इज एनोमेरिक कार्बन, इस पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड आ गया, बाकी वैसे का वैसे RHS, LHS, RHS, H एंड एंडिंग ग्रुप दैट इज CH2OH. सो मैंने कहा अब इसका दूसरा भाई बना देता हूं, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन मार्किंग अप टू डाउन. कनेक्ट 1 नंबर कार्बन विथ 5 नंबर कार्बन बाय ऑक्सीजन, एनोमेरिक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन LHS, देन RHS, LHS, RHS, H एंड एंडिंग ग्रुप CH2OH. अब इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए. ये इनका जो डिफरेंस है मित्रों वो सिर्फ और सिर्फ OH ग्रुप के लिए है और एनोमेरिक कार्बन के लिए. देखिए दोनों का ये जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपोजिट है. पहले वाले को मैंने बोला इसका नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और दूसरे का नाम जो है वो हो जाता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज. ध्यान से सुनिएगा, अब बोला गया अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है? एनोमर्स. क्या है ये? एक दूसरे के एनोमर्स है. ये टर्म सुन लीजिए, एनोमर्स है. एनोमेरिक कार्बन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन इनका अलग है, बाकी सब कुछ सेम है. अब देखिए इनका स्पेसिफिक रोटेशन, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखने लायक है. अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन ये होता है बेटा +112 डिग्री, 112 डिग्री, और बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है +19 डिग्री. ठीक है, दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन लिख दिया मैंने. यहां से मैं एक टर्म और जोरदार आपको साथ में ही बता देता हूं. अगर इसको पानी में डाल दिया जाए या इसको पानी में डाल दिया जाए, पानी में डालना भाई, हाँ जी, पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये ओपन चेन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी. ओपन चेन ग्लूकोज बन जाएगा 6 कार्बन स्ट्रेट चेन, मेन फंक्शनल ग्रुप टॉप पे, कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन RHS, LHS, RHS, RHS, एंडिंग ग्रुप CH2OH. तो मैंने कहा ये ओपन चेन ग्लूकोज बन जाएगा, जिससे हम बोल रहे थे क्या? D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज. और इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है कितना? 52.4 डिग्री. तो मैंने आपसे पीछे एक टर्म बोली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग गया यहां पे. देखिए म्यूटा रोटेशन. म्यूटा रोटेशन क्या है? म्यूटा रोटेशन क्या है? तो मैंने कहा
स्पेसिफिक रोटेशन, जब आप सॉल्यूशन फेज में देखते हैं, आपने अल्फा डी ग्लूकोज को डाला या बीटा डी ग्लूकोज को डाला, आप समझिए अल्फा डी ग्लूकोज को जैसे ही पानी में डाला, उसका स्पेसिफिक रोटेशन स्टार्टिंग में बताया 112 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर धीरे धीरे वो डाउन आया डाउन आया डाउन आया डाउन आया, क्यों? क्योंकि ओपन चेन में कन्वर्ट हो रहा है, डाउन आया और लास्ट में ठहर गया कितना, 52.4 डिग्री पे। सेम ऐसे केस, बीटा डी ग्लूकोज को पानी में मिक्स किया सॉल्यूशन फेज में, उसका प्लस 19 डिग्री से बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ा 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 बढ़ा, और फिर जाके लास्ट में कांस्टेंट हो गया कितने पे, 52.4 पे। फिर वही बात, रीजन क्या है? रीजन है साइक्लिक स्ट्रक्चर टूटती है और ओपन चेन ग्लूकोज बनता है। तो सॉल्यूशन फेज में टाइम के साथ स्पेसिफिक रोटेशन बदल रहा है, इसी का नाम म्यूटा रोटेशन। द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, कोई जरूरी नहीं है ग्लूकोज की बात करें, आप कोई भी मोनोसेकेराइड ले सकते हैं, ठीक है, ऑफ मोनोसेकेराइड, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मोनोसेकेराइड इन सॉल्यूशन फेज, इन सॉल्यूशन फेज, दैट इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो देखिए मैंने कहा ग्लूकोज का, भाई बस 1 मिनट दे दीजिए मेरे को, 112 डिग्री क्लॉकवाइज से कितने पे जाके ठहर गया भाई, 52.4 डिग्री पे। ऐसे मैंने कहा ग्लूकोज का प्लस 19 डिग्री से कितने पे जाके ठहर गया भाई, प्लस 52.4 डिग्री। हैंस ग्लूकोज शोज म्यूटा रोटेशन। फिर मैंने बोला क्या है म्यूटा रोटेशन, एडवांस का क्वेश्चन, क्या है म्यूटा रोटेशन? सॉल्यूशन फेज में स्पेसिफिक रोटेशन जो है मोनोसेकेराइड का वो चेंज होता है और फिर जाके कांस्टेंट हो जाता है। और क्या इसके पीछे लॉजिक है? तो लॉजिक सारा इस स्लाइड में देख लीजिए। अल्फा हो एनोमर या बीटा हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर पानी में खुल जाती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदल जाती है, इसीलिए स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता है। लेकिन फिर बात क्या है, ये वही कर पाएंगे जिनके पास फ्री कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। हेंस वी कैन से म्यूटा रोटेशन शोन बाय ओनली रिड्यूसिंग शुगर। एक और क्वेश्चन लग गया, देखो रिड्यूसिंग शुगर ही म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये शो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बेटा ग्लूकोज का अपन ने एक चीज रहेगी, ये सिर्फ हावर्थ प्रोजेक्शन। तो अगर मुझे लास्ट 2 मिनट मिल जाए तो 2 मिनट में मैं हावर्थ स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देता हूं। देखिए क्योंकि अभी लोहा गर्म है, समझ रहे हो, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने में मजा आएगा, फिर वापस से साला लोहा ठंडा हो जाएगा। अभी आपका इंजन गर्म हो चुका है, आपको हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो मेरे पीछे दोनों जो दोनों बनी हुई स्ट्रक्चर है जिनको हम बोलते हैं फीसर प्रोजेक्शन, इन्हीं से मैं हावर्थ खींच दूंगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बस। चलिए, तो मैंने कहा ग्लूकोज का मैं क्या देख रहा था, हाँ अच्छा भाई हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो भैया पहले फीसर लिखूंगा जल्दी से, 1 मिनट में एक फीसर, ये देखिए, और फीसर से बनाऊंगा हावर्थ। आई प्रॉमिस यू फीसर से बनाऊंगा हावर्थ। तो मेरे साथ में जो मेरे टीम है उनको भी मैं साथ साथ सिखा रहा हूं कि देखो ऐसे हावर्थ स्ट्रक्चर बनती है। देखो मैंने कहा भाई ये फीसर स्ट्रक्चर है, ठीक है, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन मार्किंग अप टू डाउन, कनेक्ट 1 नंबर विद 5 नंबर। देन मैंने कहा एनोमेरिक कार्बन कॉन्फिगरेशन RHS, सो इट इज अल्फा डी ग्लूकोज। देन कॉन्फिगरेशन फटाफट बोलिए सबके सब। मैंने बोला R L R एंड देन HCH2OH। कौन है बेटे? ये मैंने कहा ये है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। अब मुझे रोटेशन से कोई लेना देना नहीं। अब मैं इसका हावर्थ स्ट्रक्चर बनाता हूं। लुक एट, सबसे पहली बात, पहला स्टेप मैं स्टेप वाइज बोलूंगा। ड्रॉ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोएटम ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोएटम ऑक्सीजन ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये जो 6 मेंबर्ड रिंग यहां पे बनी है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, इसको पायरेनोज रिंग कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, पायरेनोज रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 6 मेंबर्ड, पायरेन बोलते हैं। तो पायरेनोज हो गया ये रिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला स्टेप क्या हुआ, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोएटम ऑक्सीजन अपवर्ड डायरेक्शन। सेकंड स्टेप, कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ रिंग कार्बन।
थर्ड स्टेप मार्किंग RHS टू LHS, एंडिंग ग्रुप CH2OH ऑलवेज ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। अब लास्ट स्टेप, लास्ट आ गया। फिशर स्ट्रक्चर में जो RHS है हावर्थ में नीचे आएगा और जो LHS है वो ऊपर आएगा। तो मैं तो कोड ही बोला हूं, लाइफ में मैंने कोड ही बोला, 17 ईयर्स से सिर्फ कोड बोल रहा हूं। कोड क्या है देखो, अल्फा है, ओके, RHS, देन RHS, देन LHS, देन RHS, HH, खत्म। ये हो गया भैया अल्फा डी ग्लूकोज का। बिना टाइम वेस्ट के एक और बना देते हैं हार्वर्ड स्ट्रक्चर, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। चलिए, पहले बनाया मैंने फिशर, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन, मार्किंग अप टू डाउन, कनेक्ट 1 नंबर विथ 5 नंबर बाय ऑक्सीजन, एनोमेरिक कार्बन कॉन्फ़िगरेशन LHS, ओके, RHS, LHS, RHS, H, एंडिंग ग्रुप CH2OH। कौन है ये? ये है मेरे मित्रों, सखा बंधुओं, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ओके, चले अब बनाते हैं हार्वर्ड। फिर से मेरे साथ बोलेंगे सबके सब। 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, पहला स्टेप, हेट्रोएटम, ऑक्सीजन, अपवर्ड डायरेक्शन, कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ रिंग कार्बन, मार्किंग RHS टू LHS, एंडिंग ग्रुप CH2OH ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ अब मैंने कहा LHS, RHS, LHS, RHS, एंडिंग ग्रुप, ओके, और सब कुछ खत्म। ये हो गया हार्वर्ड स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा ग्लूकोज मैंने उड़ा दिया। याद रखिए, YJ को उड़ाना आता है। ग्लूकोज खत्म हो गया अपना टॉपिक, काफी बड़ा अचीवमेंट था। ठीक है, 2 और सेशन और ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर से। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।